हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो बच्चों, हम क्या पढ़ रहे थे, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन। उसमें पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों को फोटोन क्या होता है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है, वो सब डिस्कस करें। क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ना है बच्चों। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए आइंस्टीन ने एक कुछ अजम्पशंस मानी थी लाइट रेडिएशन के लिए। वो क्या माना था, फोटोन की लाइट को पैकेट की फॉर्म में उसने कंसिडर करा था कि लाइट कंटिन्यूस फॉर्म में ना आके किसकी फॉर्म में आ रही बच्चों, पैकेट्स की फॉर्म में। दैट इज कॉल्ड फोटोन। तो फोटोन क्या होता है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है बच्चों, वो सब हमने पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करा। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उससे रिलेटेड जो भी टर्म्स बनती है वो सब हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो क्या होता है बच्चों, इसके अंदर कोई भी मेटल सरफेस है, कोई भी मेटल सरफेस है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे बच्चों। जो हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस को, हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन क्या करते हैं बच्चों, फोल्ड करते हैं ऑन द मेटल सरफेस। हाई फ्रीक्वेंसी कह दो या लो वेवलेंथ कह दो। ठीक है, मेटल सरफेस पे डालेंगे बच्चों, और लाइट रेडिएशन किसकी फॉर्म में आ रही है बच्चों, पैकेट्स की फॉर्म में आ रही है। पिछले वीडियो लेक्चर में समझाया था मैंने फोटोन से रिलेटेड। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी गेन करते हैं और बच्चों मेटल सरफेस से बाहर आ जाते हैं। फिर फ्री इलेक्ट्रॉन कहेंगे हम इसको, क्या कहेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन। एंड लाइट रेडिएशंस फॉल्स ऑन द मेटल सरफेस, इलेक्ट्रॉन गेट्स सम एनर्जी एंड कम्स आउट फ्रॉम द मेटल सरफेस। ठीक है, इसकी बच्चों कुछ कंडीशन है, ये थोड़ी ना कि कोई भी रेडिएशन डालोगे इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, इसकी कुछ कंडीशन है बच्चों, उसके लिए हम वर्क फंक्शन और डिफरेंट टाइप ऑफ एमिशन पढ़ते हैं पहले, फिर हम डिस्कस करेंगे बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। ठीक है, तो देखिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं क्लास। तो सबसे पहले है हमारे पास बच्चों यहाँ पे, तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों इसके लिए हम लोग वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन का भी ध्यान हो तो मैंने आपको फर्स्ट यूनिट में पढ़ाया था एक बार, फिर भी यहाँ पे डिस्कस करते हैं बच्चों। वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन क्या होता है बच्चों, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। द मिनिमम amount of energy which is required to remove the electron from the metal surface. The minimum amount of energy which is required to remove the electron from the metal surface is called work function. जैसे बच्चों तुम्हें किसी भी चीज को उठाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, मिनिमम कितनी होनी चाहिए। जैसे मैं कहूँ एक छोटी सी चेयर को उठाना है, जैसे मैं 1 साल के बच्चे से कहूँ कि चेयर को उठा ले, तो वो नहीं उठा सकता, लेकिन मैं आपसे कहूँ तो आप उठा लेंगे उसको। ठीक है, वुड की चेयर है, प्लास्टिक की तो कोई भी उठा लेता है जनरली, मालिक समझाने के लिए आपको, तो उसके लिए कितनी एनर्जी आपको चाहिए, दैट इज द मीनिंग ऑफ वर्क फंक्शन। ठीक है, तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। कि मिनिमम एनर्जी कितनी होनी चाहिए फोटोन की, जो इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी दे और इलेक्ट्रॉन जो मेटल सरफेस से बाहर आ जाए, दैट इज द मीनिंग ऑफ वर्क फंक्शन। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं बच्चों एमिशन की, बात करते हैं टाइप ऑफ एमिशन। एमिशन जो है हम इलेक्ट्रॉन्स का कितने तरीके से करवा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों इसमें थर्मो आयनिक एमिशन, टाइप ऑफ एमिशन, कि इलेक्ट्रॉन का जो एमिशन है बच्चों हम कितने तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों इसमें थर्मो आयनिक एमिशन, आयनिक एमिशन, थर्मो आयनिक एमिशन। ठीक, जब हम मेटल सरफेस को बच्चों हीट करते हैं, कि
इसी वजह से ये मेटल सरफेस है बच्चों, जब हम इसको हीट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, एनर्जी गेट करेंगे और मेटल सरफेस से क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाए। ठीक है, व्हेन एवर metal surface is heated, metal surface is whenever metal surface is heated, it gets sufficient energy, it get sufficient energy and comes out from the metal surface, from the metal surface। ठीक है, whenever metal surface is heated, it gets sufficient energy। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बच्चों, सब आप ये कह सकते हो, इट गेट का मतलब इलेक्ट्रॉन की भी बात कर रहे हैं। ठीक है, और वो मेटल सरफेस से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। इस तरह के एमिशन को क्या बोलते हैं बच्चों, थर्मो आयोनिक एमिशन। नोट करिए बच्चों जल्दी से। हो गया बच्चों, नोट 1 2 3 नोट कर लिया सभी ने बच्चों। नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ पे आगे हम बात करते हैं इसमें नेक्स्ट एमिशन में आता है बच्चों आपका फील्ड एमिशन। ठीक है बच्चों, फील्ड एमिशन क्या होता है बच्चों, जब भी कोई भी मेटल है, ये बच्चों आपने फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा लो, यहाँ पे आपने पॉजिटिव फील्ड दी और यहाँ पे आपने नेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई बच्चों इस रीजन में। इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड कोई सी भी हो सकती है बच्चों, कोई भी फील्ड। ये मेटल सरफेस है, जब इसमें इसको हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक्स्ट्रा एनर्जी गेन करेंगे और मेटल सरफेस से क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेट्स सम एनर्जी ड्यू टू द हाई इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कम्स आउट फ्रॉम द मेटल सरफेस। ठीक है, when metal surface subjected to a high electric field, when metal surface subjected to a high electric field, electrons are emptied from it। जैसे डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन पढ़ा होगा आप लोगों ने बच्चों, कैपेसिटर में मैंने आपको डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन समझाया था, वो उसी तरह की सिचुएशन है बच्चों। ठीक है, अब ये भी कह सकते हो यहाँ पे क्या हो रहा है, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। ये नहीं, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में लगभग एवरेज मानो बच्चों 10⁸ 10⁻³ टू लगभग 10⁸ के आसपास। ठीक है, इसे ज्यादा भी हो सकती है, ये तो एक आइडिया दे दिया बस आपको, जस्ट आइडिया, इसे ज्यादा भी हो सकती है और एवरेज डिपेंड करती है। ठीक है, इसे हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में इस इलेक्ट्रॉन्स का ब्रेकडाउन, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन जो हमने कैपेसिटर में पढ़ा था, वो मैक्सिमम फील्ड जिसपे बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं बच्चों, फील्ड एमिशन। ठीक है, एक बात करते हैं बच्चों इसके अंदर हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, जो अभी हमें पढ़ा है तीसरा बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। पहले एक सेकेंडरी एमिशन की बात करते हैं, फिर फोटो इलेक्ट्रिक के बारे में बात करते हैं। एक होता है बच्चों सेकेंडरी एमिशन। इसको ओजर इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है बच्चों, ओजर इफेक्ट। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन को बच्चों बाहर निकाले, जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, जैसा कि हम लोग बच्चों एक्सरे में करते हैं। ठीक है, जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की रेडिएशन जो है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जो मेटल सरफेस पे डालते हैं बच्चों, तब इलेक्ट्रॉन गेट सम सफिशिएंट एनर्जी कम्स आउट फ्रॉम द मेटल सरफेस। इस तरह के एमिशन को क्या बोलते हैं बच्चों, वहां पे ओजर इफेक्ट या आपका फील्ड एमिशन। ठीक है, व्हेन फास्ट
fast moving electrons, when fast moving electrons strike on the metal surface, strike on the metal surface, they get some sufficient energy. Strike on the metal surface, they transfer of their energy, ऐसे लिखो बच्चों, they transfer of their energy to the free electron, they transfer their energy to the free electrons of the metal surface. ये क्या करते हैं बच्चे, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जब इस इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं तो ये अपनी एनर्जी को इसको क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे. और जिस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी बच्चों, वो मेटल सरफेस से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा आपके पास. ठीक है. टू द फ्री इलेक्ट्रॉन टू द मेटल सरफेस, इलेक्ट्रॉन गेट सम एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेट एनर्जी more than work function, वर्क दिख रहा है बच्चों, ऊपर लिखो क्या, ये तो समझ आ गया, इधर ही लिख दूं मैं, ये तो आपने बना लिया होगा ना, मैं इधर ही लिख रही हूँ. इलेक्ट्रॉन गेट एनर्जी मोर देन वर्क फंक्शन. ये मोर देन वर्क फंक्शन तो बच्चों हर केस में ही होगा, मोर देन वर्क फंक्शन and comes out from the metal surface, metal surface. ठीक है. सिंपल सी बात थी बच्चों. जब इलेक्ट्रॉन को जब इजेक्ट करता है, जब हाई फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे बच्चों, इजेक्ट करेंगे, तो उस तरह की सिचुएशन को क्या बोल देंगे, सेकेंडरी एमिशन, या इसका नाम भी है बच्चों ओजर इफेक्ट, जब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है. ठीक है, नोट करिए बच्चों. अब आते हैं हम हमारे मेन पॉइंट पे बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, उसके बारे में सब कुछ डिस्कस करते हैं. नोट कर लिया बच्चों, नोट हो गया सबका, 1 2 3 नोट हो गया. अब देखिए बच्चों, हमारे पास बात करते हैं बच्चों इसमें फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन और इफेक्ट. एमिशन में वही बात है बच्चों. फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या कहता है बच्चों, आपके पास इलेक्ट्रॉन आर एमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस, इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम द metal surface when electromagnetic radiation of high frequency falls on the metal surface, वो क्या कह रहा है बच्चों, एमिशन भी कह सकते हो आप इसको, इफेक्ट भी कह सकते हो, एक ही बात है बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ठीक है, क्या कहता है बच्चों, मैं बार बार बता चुकी हूँ, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन, फोटॉन्स के पैकेट्स की फॉर्म में बच्चों, फोटॉन गिरते हैं बच्चों. लाइट रेडिएशन में आइंस्टाइन ने क्या अज्यूम करा था कि लाइट कंटिन्यूस फॉर्म में ना चल के किस फॉर्म में चल रही है बच्चों, पैकेट्स की फॉर्म में चल रही है. ठीक है, फॉल्स ऑन द मेटल सरफेस. ठीक है,
तो इलेक्ट्रॉन कम्स आउट फ्रॉम द मेटल। ये हर सिचुएशन में पॉसिबल नहीं होगा, अभी बताती हूँ क्यों। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों मेटल सरफेस से बाहर आ जाते हैं। ऐसा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कहा था हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन। ठीक है, एक बार नोट करो बच्चों, फिर इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं कि कब इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, कब नहीं आएगा, क्या सिचुएशन है, सब डिस्कस करते हैं। नोट करो बच्चों को जल्दी से इसको। कर लिया बच्चों नोट? देखिए बच्चों अब बात करते हैं इसका। हो गया नोट सबका? हम बात कर रहे हैं बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, एमिशन इफेक्ट। ठीक है, देखो बच्चों मैं क्या कह रही हूँ, कोई भी मेटल सरफेस है, आपने कहा कि जब रेडिएशन पैकेट्स की फॉर्म में, रेडिएशन किसकी फॉर्म में आ रही है बच्चों, पैकेट्स की फॉर्म में, और वो ऑन द मेटल सरफेस स्ट्राइक करती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्या आ जाता है आपका बाहर। ठीक है, कब, जब हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन, हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस को मेटल सरफेस पे डालते हैं बच्चों। ठीक है, तो देखो बच्चों इलेक्ट्रॉन बाहर कब आएगा, जब हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस के ऊपर गिरे, फोटोन जब इस पे गिरेगा। फोटोन की एनर्जी क्या मानी थी बच्चों, एच न्यू या एच एफ भी कह सकते हो। ठीक है, जो एनर्जी आएगी उसकी फोटोन की वो क्या होगी, एच एफ। ई को क्या लिख सकते हो बच्चों, एच एफ। एफ की वैल्यू बच्चों सी बाई लैम्डा। मतलब कि जो फ्रीक्वेंसी होगी रेडिएशंस की, मैं कह रही हूँ कि हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी बच्चों तो एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, इसी तरह लैम्डा ज्यादा होगा तो एनर्जी कम हो जाएगी, तो लैम्डा कम होगा। दूसरी चीज को मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ, हाई फ्रीक्वेंसी और लो वेवलेंथ। अब समझ आया, लो वेवलेंथ, हाई फ्रीक्वेंसी और लो वेवलेंथ की जब रेडिएशन मेटल सरफेस पे डालते हैं बच्चों, तब इलेक्ट्रॉन जो है मेटल सरफेस से बाहर आता है। ठीक है, अब इसके लिए बच्चों देखो कुछ कंडीशंस, हर एक फ्रीक्वेंसी पे, हर एक एनर्जी पे जो है बच्चों इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं आते। ठीक है, पहले एक बार इसका एक्सपेरिमेंटल व्यू डिस्कस करते हैं। क्या करा था बच्चों उसने एक्सपेरिमेंटली, ये एक आपने उसने एक वैक्यूम चैम्बर कंसिडर करा था। सबसे पहले बच्चों जो इसकी डिस्कवरी दी थी ना, वो दी थी यहाँ पे किसने, हार्डज ने बताया था इसके बारे में। सबसे पहले किसने एक्सप्लेन करा था बच्चों इसको, हार्डज ने एक्सप्लेन करा था। हार्डज ने इसकी डिस्कवरी करी थी। आपसे पूछे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डिस्कवरी किसने करी थी, हार्डज ने। ठीक है, उसके बाद लिनार्ड और हाल्वर्स दो साइंटिस्ट को वर्कर थे उसी के, उन्होंने उसको एक्सपेरिमेंटली कुछ एक्सप्लेन करा था बाय द अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। ठीक है, और क्वांटम मैकेनिकली किसने एक्सप्लेन करा था बच्चों, आइंस्टीन। मैं एक बार इस बारे में भी डिस्कशन देती हूँ। सबसे पहले डिस्कवरी किसने करी थी बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, हार्डज ने। ठीक है, हार्डज ने जो है बच्चों इसकी डिस्कवरी करी थी यहाँ पे। ठीक है, और हाल्वाज की स्पेलिंग क्या होगी भाई, HALLWACH, हाल्वाज एंड लिनार्ड। ठीक है, इन्होंने इसको एक्सपेरिमेंटली कुछ वेरिफिकेशन किया था। ठीक है, डिस्कवरी किसने दी थी बच्चों, सबसे पहले हार्डज ने। ठीक है, और जो लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट given by हाल्वाज एंड लिनार्ड। ये किसने दिया था बच्चों, हाल्वाज और लिनार्ड ने। ठीक है, एक बार नोट करो इस पॉइंट को, फिर डिस्कस करते हैं। 1902 में बताया था ये, 1887 में पहले ही इसको हार्डज ने इसकी डिस्कवरी दे दी थी। ठीक है, 1887 में दी थी इसकी डिस्कवरी, 1902 में इन्होंने इसको एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करा था। ठीक है, इसकी डिस्कवरी पहले ही बता चुका था कि ऐसे लाइट रेडिएशन मेटल सरफेस पे गिरती है कोई भी तो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं।
ये कौन बता चुका था बच्चों? हर्ट्ज। फिर लिनार्ड और हावलाच ने क्या करा बच्चों? लिनार्ड ने एंड हावलाच, उन्होंने क्या करा बच्चों कि उन्होंने क्या करा, एक मेटल सरफेस लिया यहाँ पे इस तरीके से, ये एक जिंक की मेटल सरफेस ली थी, ठीक है। यहाँ पे अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को उन्होंने फॉल करा। यूवी मतलब बच्चों अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, और ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को यहाँ पे एक इलेक्ट्रोस्कोप से कनेक्ट करा, ठीक है, इलेक्ट्रोस्कोप, बस जस्ट नॉलेज के लिए बच्चों ये, ठीक है। ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जब जिंक मेटल सरफेस पे डाली तो उसने देखा कि जिंक मेटल सरफेस पॉजिटिव हो गई। पहले न्यूट्रल थी इनिशियली, जिंक मेटल सरफेस इनिशियली क्या थी बच्चों? न्यूट्रल थी, इनिशियली क्या थी? न्यूट्रल थी, ठीक है। जब ये रेडिएशंस डाली तो बच्चों यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इमिट हुए। क्या हुए यहाँ से बच्चों? इलेक्ट्रॉन्स एमिट, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए बच्चों? एमिट हुए, ठीक है। और ये जिंक प्लेट क्या होगी? पॉजिटिव होगी। जिंक प्लेट पे कैसा चार्ज आने लगे? वहां पे पॉजिटिव। अगर इनिशियली पॉजिटिव थी मान लिया जिंक प्लेट तो मोर पॉजिटिव होगी, न्यूट्रल थी तो पॉजिटिव होगी, और नेगेटिव थी तो पॉजिटिव होगी। मतलब क्या हो रहा था, अगर मान लिया इनिशियली जिंक प्लेट कुछ नेगेटिव थी, कुछ रेडिएशंस को डाला तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले तो ये पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो उसने देखा कि जब अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को जिंक प्लेट पे डाल रहा था तो वो क्या होगी? पॉजिटिव। कुछ टाइम के बाद उसने क्या करा बच्चों? यहाँ से एक वैक्यूम चेंबर बनाया और यहाँ पे एक क्या माना? कैथोड, और एक क्या माना उसने? एनोड, ठीक है। और इस मेटल सरफेस के ऊपर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को फॉल करा। तो क्या देख रहा था यहाँ पे कि आपके पास अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को जब यहाँ पे फॉल करा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके, और इसमें क्या मिल रहा था आपको? करंट फ्लो कर रहा था। इस सर्किट में क्या फ्लो कर रहा था? करंट फ्लो कर रहा था। उसने देखा कि जब अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, वो कैथोड, ये मेटल प्लेट है बच्चों, तो कैथोड और एनोड, ये जिंक की प्लेट थी, इस पे जब फॉल करा उसने तो उसने देखा जब अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को मेटल सरफेस पे डाल रहा है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव कर रहे हैं और सर्किट में क्या फ्लो कर रहा है बच्चों? करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। ये उन्होंने एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन देखी। एक बार नोट करिए बच्चों इस पॉइंट पे। तो डिस्कवरी किसने करी थी बच्चों? हार्ट्ज ने। एक्सप्लेनेशन किसने दिया एक्सपेरिमेंटली उसका? आपके पास लिनार्ड और हावलाच बाय द अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। किसका कंसेप्ट यूज करा था बच्चों उन्होंने? अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। नोट करिए बच्चों जल्दी से। द फिनोमेना ऑफ, यही तो था, फिनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। क्या कहते हैं इसको? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जब अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को मेटल सरफेस पे डाल रहा था तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे थे? एमिट हो रहे थे, ठीक है। नोट कर लिया? हो गया नोट? जल्दी से नोट कर लीजिए बच्चों। देखो बच्चों इसमें थोड़ा सा उन्होंने और ऑब्जर्वेशन दी थी लिनार्ड और हावलाच ने। उन्होंने कहा कि डिफरेंट सब्सटेंस एमिट द फोटो इलेक्ट्रॉन्स, डिफरेंट सब्सटेंस एमिट द फोटो इलेक्ट्रॉन्स ओनली व्हेन एक्सपोज द रेडिएशन ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। कि नहीं हर एक मेटल जो हर एक फ्रीक्वेंसी के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स को एमिट कर रही है, दैट इज नॉट पॉसिबल। कि हर एक मेटल हर फ्रीक्वेंसी पे क्या कर रही है? इलेक्ट्रॉन एमिट कर रही है, दैट इज नॉट पॉसिबल। उन्होंने बताया कुछ कंडीशंस में, जैसे उसने कहा अल्केली मेटल लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, सीजियम, रुबिडियम, दे एमिट द इलेक्ट्रॉन विद द विजिबल रेडिएशन। जब इन मेटल सरफेस में हम विजिबल रेडिएशंस डाल रहे थे तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा था? एमिट हो रहा था। फिर उसने बताया कुछ हैवी मेटल्स जैसे जिंक, कैडमियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम्स, ठीक है, दे एमिट द इलेक्ट्रॉन्स विद द अल्ट्रावायलेट लाइट्स। उन्होंने बताया कि आपके पास डिफरेंट सब्सटेंस एमिट द फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ओनली व्हेन एक्सपोज द रेडिएशन ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, रेडिएशन ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी डिफरेंट कंडीशंस में। जैसे उन्होंने कहा कि ये जो अल्केली मेटल्स है ये विजिबल रेडिएशंस डाल रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रही है? एमिट कर रही है। फिर उन्होंने कहा इसी तरह अल्ट्रावायलेट जो लाइट डालते हैं इन मेटल्स पे तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? आपके एमिट होती है। लिनार्ड और हावलाच ने बताया वहां पे, ठीक है, नोट करिए एक बार। अब बात करते हैं बच्चों आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, ठीक है। तो डिस्कवरी किसने करी बच्चों? हार्ट्ज ने, ठीक है। लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन किसने दिया बच्चों? आइंस्टीन ने ना, लिनार्ड और हावलाच ने, ठीक है। फिर बच्चों क्या आया आपके पास? आइंस्टीन।
आइंस्टीन ने इसको क्वांटम मैकेनिकली एक्सप्लेन करा बाय द कंसेप्ट ऑफ फोटॉन्स। ठीक है, नोट करिए बच्चों इसमें। हो गया। अब देखो बात करते हैं बच्चों आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आइंस्टीन ने इसको क्वांटम मैकेनिकली क्या करा बच्चों, एक्सप्लेन करा। आइंस्टीन ने क्या करा था, बाय द कंसेप्ट ऑफ फोटॉन्स इसको क्या करा, एक्सप्लेन करा क्वांटम मैकेनिकली। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हो आइंस्टीन एक्सप्लेन क्वांटम, आइंस्टीन एक्सप्लेन क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। ठीक है, आइंस्टीन ने बाय द कंसेप्ट ऑफ क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, जिसको वो कह रहा था कि लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। ठीक है, दिस इज द क्वांटम मैकेनिक्स। जो एच प्लैंक्स कांस्टेंट है ना बच्चों आपका, E इज इक्वल टू एच एफ, जो आप कह रहे हो ये वाला, ये आपको क्या बताता है बच्चों, क्वांटम थ्योरी की डिस्कवरी बताता है। ठीक है, तो आइंस्टीन ने बाय द क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट इसको सक्सेसफुली एक्सप्लेन करा। तो डिस्कवरी किसने करी, हर्ट्ज ने। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किसने दिया, लिनार्ड और हावलाज ने। और क्वांटम मैकेनिकली किसने एक्सप्लेन करा बच्चों, आइंस्टीन ने। इसीलिए सबसे ज्यादा फेमस किसका हुआ था बच्चों, आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ज्यादा फेमस था। ठीक है, आइंस्टीन ने बेसिकली दो थ्योरी ज्यादा अच्छे से दी थी हमें, एक तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और एक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये काफी वहां पे 1905 के आसपास बिग बैंग थ्योरी में काफी फेमस हुई थी। तो आप बात करते हैं बच्चों अपने मेन टॉपिक पे, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसने क्या कहा बच्चों कि आपके पास, उसने सिर्फ क्वांटम मैकेनिकल बात तो उसने वही कही जो लिनार्ड और हावलाज ने कही। ठीक है, पर उसने क्वांटम मैकेनिकल, लिनार्ड और हावलाज ने ऐसा कुछ नहीं बताया कि कंटिन्यूस रेट, उन्होंने सिर्फ कह दिया कि लाइट रेट अल्ट्रावायलेट रेडिएशन गिर रही है, इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे। ठीक है, उसने कहा, आइंस्टीन ने कहा, उसको क्वांटम मैकेनिकली एक्सप्लेन करा। आइंस्टीन ने क्या कहा कि जो लाइट रेडिएशन पैकेट्स की फॉर्म में गिरेगी मेटल सरफेस, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगी, एमिट करेंगे। तो उसने क्या माना बच्चों यहाँ पे, क्या हुआ, उसने कहा कि बच्चों जब लाइट फोटॉन्स, उसने कहा फोटॉन्स, लाइट फोटॉन्स, जिसको हम फोटोन क्या है बच्चों, पैकेट ऑफ एनर्जी। फोटोन क्या है बच्चों, पैकेट ऑफ एनर्जी। जो फोटॉन्स की कैथोड बच्चों, और ये आपका एनोड। व्हेन फोटॉन्स फॉल्स ऑन द मेटल सरफेस, जब ये मेटल, कोई भी मेटल सरफेस है बच्चों, ये इसको कैथोड कह दिया, कैथोड, और इसको क्या कहा बच्चों, एनोड। कैथोड एनोड आप समझते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। जब पैकेट ऑफ एनर्जी को बच्चों फोटॉन्स के ऊपर फॉल करा गया मेटल सरफेस पे, मतलब व्हेन फोटॉन्स फॉल्स ऑन द मेटल सरफेस, इलेक्ट्रॉन गेट सम एनर्जी और दे इन द स्पेस वैक्यूम। ये वैक्यूम चैम्बर था, वैक्यूम चैम्बर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेट करते हैं बच्चों, और ये कैथोड से काम वो करते हैं एनोड। तो सर्किट में क्या मिला बच्चों आपको, करंट मिला। यहाँ पे सर्किट में क्या मिला, यहाँ पे आपको करंट मिला। यहाँ पे इस तरीके से जब इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड मूव कर रहे थे, तो सर्किट में क्या फाइंड आउट हुआ, वहां पे करंट जो है वहां पे आपको फाइंड आउट। ठीक है, और जो ये करंट था बच्चों, इस करंट को क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। फोटो इलेक्ट्रिक करंट। जो करंट फोटॉन्स के फॉल होने से मेटल सरफेस पे बच्चों फोटॉन्स गिरे, इलेक्ट्रॉन यहां से इजेक्ट हुए और सर्किट में फ्लो कर रहे थे, तो इससे हमें सर्किट में करंट मिला। वो करंट क्या कहलाएगा बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा। ठीक है, अब इसके बच्चों एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक के इफेक्ट में करंट पे क्या इफेक्ट था, इंटेंसिटी के कारण, पोटेंशियल के कारण क्या था, वो सब सिचुएशंस बच्चों हम लोग डिस्कस करते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो सबसे बात करते हैं बच्चों इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन। पहला पॉइंट, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑन द फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ऑन द फोटो इलेक्ट्रिक करंट।
पहला पॉइंट है बच्चों आपके पास करंट। क्या कह रहा है? इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन ऑन द फोटो इलेक्ट्रिक करंट। वो कह रहा है कि अगर लाइट रेडिएशन की यहाँ पे इंटेंसिटी को बढ़ा दे बच्चों, अगर लाइट रेडिएशन की इंटेंसिटी को इंक्रीज कर देंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो ये है बच्चों ग्राफ का वेरिएशन आपका। ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, विद द इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन। ये इधर क्या है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन। ये कर्व कुछ ऐसे मिलता है हमें। ठीक है, ये कैसे आया मैं सब एक्सप्लेनेशन दूंगी आपको। एक बार आप इसको नोट कर लो बच्चों, फिर मैं थोड़ा छोटा बनाती हूँ इसको, नहीं तो जगह नहीं मिलेगी बार बार ना, समझाना तो सब कुछ इसी से ही है। तो क्या होगा बच्चों इसके अंदर? हो गया नोट? देखो वो क्या कहता है कि जब लाइट रेडिएशन फोटॉन्स को मेटल सरफेस पे फॉल करते हैं, मैं थोड़ा छोटा बना देती हूँ बेटा, मेरे पास थोड़ी जगह नहीं है ना, मैं यही सोच रही थी, थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ मैं इसको। आई थिंक समझ आ रहा होगा। ये आपका एनोड, ठीक है, ये यहां से, ठीक है, समझ आ गया। अब देखो वो कहता है कि इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, वो कहते हैं क्या मैंने ये कर्व बनाया, कैसे बनाया बच्चों? देखो वो कह मैं क्या, इसका कर्व का मतलब क्या, जब इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन बढ़ेगी तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज होगा। इसका मतलब क्या है कि आपके पास बिल्कुल फील करेंगे बच्चों, इंटेंसिटी, अरे दोबारा लिखूंगा, इसका मतलब क्या बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट directly proportional to the intensity of light radiation, intensity of light radiation, light radiation, light radiation। देखो अभी बात करते हैं कैसे बच्चों, 2 मिनट रुको। वो क्या कह रहा है बच्चों आपसे? वो कह रहा है कि जब इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन बढ़ा दोगे, तो इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब क्या है बच्चों, कि आपके पास यहाँ पे एनर्जी बढ़ा दी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन बढ़ाओगे तो यहाँ से मेटल सरफेस पे मोर एंड मोर फोटोन गिरेंगे यहाँ पे। तो इंटेंसिटी क्या होती है बच्चों? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन बढ़ाओगे बच्चों यहाँ से, तो मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उतना सर्किट में करंट क्या फ्लो करेगा बच्चों? ज्यादा फ्लो करेगा। तो जितने ज्यादा फोटोन्स यहाँ पे फ्लो करोगे उतने ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है बच्चों यहाँ से एमिट होंगे। इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन बढ़ाने का मतलब बच्चों कि आपने इंटेंसिटी क्या कर दी, वहां पे इंक्रीज कर दी, फ्रीक्वेंसी नहीं, इंटेंसिटी इंक्रीज। जैसे पहले 100 वाट का बल्ब लग रहा था, फिर आपने 200 वाट का बल्ब लगा दिया। इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब बच्चों, मान लो पहले 100 वाट का बल्ब लग रहा था यहाँ, फिर आपने कितने का बल्ब लगा दिया? 200 वाट का बल्ब लगा दिया। लेकिन हर एक फोटोन की फ्रीक्वेंसी एनर्जी चेंज नहीं होगी बच्चों वहां पे, ठीक है। तो आपके पास क्या होंगे, मोर एंड मोर, जैसे 200 वाट का बल्ब लगाओगे तो मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन बच्चों यहाँ से निकलेंगे। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन सर्किट में फ्लो करेंगे, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन सर्किट में फ्लो करेंगे तो करंट क्या होगा बच्चों? इंक्रीज। तो इसीलिए कहा कि जब इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशंस को इंक्रीज करते हैं तो मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन जो होंगे बाहर निकलेंगे और सर्किट में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, जिससे फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा बच्चों? इंक्रीज हो जाएगा। नोट करिए इस पॉइंट को जल्दी से। हो गया? आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो यहाँ पे, ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन, इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन, more and more photon emitted from the metal surface, ठीक है। मतलब ये कह सकते हो कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट, फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड पर सेकेंड, फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड पर सेकेंड directly proportional to the
इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन, इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन। लेकिन बच्चों इसे फोटो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी चेंज नहीं होगी, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन सेम रहेगी। ठीक है, मतलब कि मैंने पहले बताया था ये कि अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन बढ़ाओगे, जैसे मैंने बताया था एग्जांपल देके कि एक ब्लू कलर का बल्ब है 50 वोल्ट का, एक ब्लू कलर का बल्ब है 100 वोल्ट का। ठीक है, तो अगर आप दोनों से जो फोटोन निकलेगा उसकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, ईच फोटोन की एनर्जी सेम रहेगी। ठीक है, ईच फोटोन की एनर्जी क्या रहेगी वहां पे, सेम रहेगी। तो यहाँ पे सिर्फ क्या है, जब इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन बढ़ाओगे बच्चों तो क्या होगा कि मोर फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशंस के, मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे बच्चों उतना ही करंट क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज हो जाएगा। नोट करिए एक बार जल्दी से इस पॉइंट को। तो पहला पॉइंट समझ आया बच्चों, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन ऑन द फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्या होगा, जब आप फोटोन्स की इंटेंसिटी लाइट रेडिएशन बढ़ा दोगे तो नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ जाएंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ फोटोन्स ज्यादा गिरेंगे, लेकिन हर एक फोटोन की एनर्जी इंक्रीज नहीं होगी। ठीक है, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन सेम रहेगी, जो पहले थी वही रहेगी। तो 100 वाट के बल्ब से जो फोटोन जिस एनर्जी से आ रहा था वही फोटोन 200 वाट के बल्ब से भी आएगा। ठीक है, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ने के कारण नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा बाहर आएंगे। नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ जाएंगे बच्चों तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा बाहर आएंगे। ठीक है, इससे फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज। ठीक है, नोट करिए। हो गया। अब देखिए बच्चों, एक छोटी सी लाइन में लिख लीजिए, द करंट ड्यू टू द फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं किसे, ये भी लिख लीजिए। द करंट ड्यू टू द फ्लो ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, द करंट ड्यू टू द फ्लो ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स the current due to the flow of photo electrons emitted by cathode is called photoelectric current। ठीक है, और जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है बच्चों वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन, ठीक है, ये कर्व ये आता है आपके पास, ये फोटोन और ये इंटेंसिटी। ठीक है, ये करंट है बच्चों और ये इंटेंसिटी। ठीक है, ये क्या है, इंटेंसिटी, और ये क्या आपका करंट। ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से। तो पहला पॉइंट समझ आया, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन द फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्या होगा बच्चों, इंटेंसिटी के कारण फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज हो जाए, सीधी सी बात है, इंटेंसिटी के कारण फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज हो। इंटेंसिटी इंक्रीज करने का मतलब बच्चों, पहले 100 वाट का बल्ब था 200 वाट का बल्ब लगा दिया। ठीक है, तो जब नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ जाएंगे, जितने ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन मेटल सरफेस पे गिरेंगे उतने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलेंगे, उतने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो वो मूव करेंगे, तो सर्किट में करंट क्या हो जाएगा बच्चों, इंक्रीज। हो गया। अब बात करते हैं बच्चों इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल, इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे बच्चों। इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल सेकेंड पॉइंट है आपका, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। इसके बारे में सारी थ्योरी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों, अब देखो इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन बढ़ा दी, अब इलेक्ट्रॉन्स यहां से जाएंगे, तो देखो बच्चों पहले इलेक्ट्रॉन गया तो स्पेस वैक्यूम था, कोई था ही नहीं, फास्ट मूव कर जाएगा यहां से। अब और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकलेंगे बच्चों, तो इन इलेक्ट्रॉन्स के कारण इनमें क्या होगा बच्चों, यहाँ पे रिपल्सन भी तो होना स्टार्ट होगा, तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कम जाना स्टार्ट कर देंगे, कैथोड से एनोड पे इलेक्ट्रॉन्स कम जाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीज कर देंगे। तो अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ा दूंगी तो ये ज्यादा फोर्स से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। देखो मेरी बात समझिए, आपने इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाई, पहले पूरा खाली था तो इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी जा रहे थे, अब इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ने से बच्चों मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स में आपस में रिपल्सन होना स्टार्ट हो जाएगा। पहला इलेक्ट्रॉन तो बड़ी जल्दी से भाग गया, दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे फोर्स लगाने में उसको अंदर जाने बड़ा घुस फिस करके ऐसे जा रहा है,
जैसे धक्का मुक्की मार के बस में, जैसे पहले बस खाली थी तो एक सवारी सीधी चढ़ गई, ठीक है, फिर बस भर गई तो दूसरी सवारी बड़ी धक्का मुक्की करके धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश कर, वो उसके साथ वर्क कर रही है। इसी तरीके से तो बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ा देंगे। क्या करा यहाँ पे, ऑन पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाया तो इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिव पोटेंशियल के मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन्स इधर खींचे चले जाएंगे। इंटेंसिटी ऑफ लाइट पोटेंशियल बढ़ा दी और यहाँ पे आपने पॉजिटिव पोटेंशियल भी बढ़ा दी, तो पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाओगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर जाएंगे, ठीक है। और एक सिचुएशन ऐसी आएंगी बच्चों जब इस मेटल के सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर पहुंच जाएंगे, उसके बाद तो करंट बढ़ेगा नहीं। उस सिचुएशन को क्या बोलेंगे बच्चों, सैचुरेशन करंट। क्या बोलेंगे उसको, सैचुरेशन करंट। तो लिखिए इसमें ऑन इंक्रीजिंग, पहले एक पॉइंट लिख लो आप लोग, पहले बात कर रहे हैं सैचुरेशन करंट की, अब ऐसे लिख लो सैचुरेशन करंट, आपको ध्यान रहेगा सैचुरेशन करंट, ठीक है। ऑन इंक्रीजिंग द पोटेंशियल, on increasing the potential on anode with respect to the cathode, on increasing the potential on anode with respect to the cathode, more and more electrons attracted towards the anode, more and more electrons होंगे बच्चों अट्रैक्ट होंगे towards the anode and photoelectric current increases photoelectric current increases until all the electrons reaches from cathode to anode, ठीक है। ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैथोड से क्या ना पहुंच जाए एनोड। अब एक स्टेज ऐसे आगे बच्चों जिसमें मान लीजिए इसमें 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स थे कैथोड में, वो 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन कैथोड से कहाँ पहुंच गए बच्चों, एनोड पे। अब उसके बाद करंट बढ़ना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स थे वो तो सब जा चुके हैं, यहाँ पे मूव कर रहे हैं यहाँ पे स्पेस के अंदर। अब उसके बाद और इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं रहे तो करंट कहाँ से इंक्रीज होगा, उस सिचुएशन को बोलते हैं बच्चों सैचुरेशन करंट। तो ये लिखा बच्चों मैंने, ऑन इंक्रीजिंग द पॉजिटिव पोटेंशियल ऑन एनोड, यहाँ पे जितना पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाएंगे बच्चों तो मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बच्चों वहां पे, कैथोड से काम मूव करेंगे एनोड पे। और एक स्टेज ऐसी आएगी सारे इलेक्ट्रॉन्स, कैथोड के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, एमिट होके कहाँ पे आ जाएंगे, एनोड, क्योंकि ये अपनी एनर्जी से इनको खींच लेगा इधर, ठीक है। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड मूव करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा बच्चों, कैथोड से एनोड में कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, आपके पास एक पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर करंट बढ़ रहा है, ठीक है। इनिशियली नहीं बढ़ेगा बच्चों, हर एक फ्रीक्वेंसी पे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो धीरे धीरे करंट ने क्या करना शुरू करा बच्चों, बढ़ना शुरू करा, बढ़ रहा है, फिर सैचुरेट हो गया, ठीक है। करंट क्या हो रहा है, इनिशियली इंक्रीज हो रहा है यहाँ से पर्टिकुलर वैल्यू, इसको बोलेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अभी बताऊंगी क्यों। करंट बढ़ रहा है, फिर क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे सैचुरेट हो गया, करंट क्या हो जाएगा, सैचुरेट। अब इसके बाद नहीं बढ़ेगा। सैचुरेट होने का मतलब बच्चों कि अब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच जाएंगे, अब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएंगे नहीं। इलेक्ट्रॉन की मोशन के कारण करंट बढ़ रहा था, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे उतना ज्यादा करंट बढ़ता जा रहा था। एक स्टेज ऐसी आई बच्चों जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैथोड से कहाँ पहुंच गए, एनोड पे। अब उसके बाद तो जब इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है तो करंट कहाँ से बढ़ेगा, तो सिचुएशन क्या बोलेंगे, सैचुरेशन करंट। तो इंक्रीजिंग द पॉजिटिव पोटेंशियल ऑन एनोड विद रिस्पेक्ट टू द कैथोड, मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द एनोड, ठीक है। एंड फोटोइलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज अंटिल ऑल द इलेक्ट्रॉन रीचेस फ्रॉम कैथोड टू एनोड।
दिस इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट, दिस इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट, सैचुरेशन करंट। नोट करिए बच्चों एक बार जल्दी से इसको, उसको क्या कहेंगे बच्चों, वहां पे सैचुरेशन करंट कहेंगे आपके पास, ठीक है। नोट करिए, एक सिचुएशन ऐसी होगी बच्चों, करंट बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, और जैसे बढ़ता गया और एक उसके बाद क्या हो गया, सैचुरेट, बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, फिर क्या हो गया, सैचुरेट। अब इसके बाद बढ़ेगा नहीं, बस लीनियरली ऐसे फ्लो करता जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, सैचुरेशन करंट। नोट करिए, अब बात करते हैं बच्चों स्टॉपिंग पोटेंशियल। सैचुरेशन करंट समझ आया, एक पॉइंट और यूज होगा बच्चों हमारे पास यहाँ पे, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये टर्म बताते हैं फिर उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है बच्चों, अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करूं, अगर मैं यहाँ पे क्या करूं, नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करूं, तो क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ रहे थे, तब इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे पोटेंशियल कैसा है बच्चों, नेगेटिव, तो उनमें क्या होगा, रिपल्सन, उनमें यहाँ पे क्या होने लग जाएगा बच्चों, रिपल्सन होने लग जाएगा। रिपल्सन होगा तो इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या होगा बच्चों, रिपल्सन होगा तो इलेक्ट्रॉन कैथोड, धीरे धीरे रिपल्सन के कारण इलेक्ट्रॉन पीछे आने लगेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इस रिपल्सन के कारण यहाँ पे नहीं पहुंचेगा, जब इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड पहुंचेगा ही नहीं, तो करंट सर्किट में कैसे फ्लो करेगा, सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगा, करंट क्या हो जाएगा आपका, जीरो। तो उसको क्या कहेंगे, वो मिनिमम वैल्यू जिसपे फोटो इलेक्ट्रिक करंट, हमने पहले पॉजिटिव पोटेंशियल दे रखी थी, अब हमने धीरे धीरे क्या देना शुरू करा बच्चों, नेगेटिव पोटेंशियल। तो नेगेटिव पोटेंशियल की वो मिनिमम वैल्यू जहां पे मैक्सिमम स्पीड से मूव करने वाला इलेक्ट्रॉन भी यहाँ ना पहुंच पाए, वो इसमें कहो फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाए, जीरो। नेगेटिव पोटेंशियल की वो मिनिमम वैल्यू बच्चों जिस पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाए आपका, जीरो हो जाए, दैट इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। उसे क्या कहते हैं बच्चों, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो लिखिए, इफ वी अप्लाई नेगेटिव पोटेंशियल on the anode, if we apply negative potential on the anode with respect to the cathode, electron repel इलेक्ट्रॉन्स क्या करना स्टार्ट कर देंगे बच्चों, रिपेल करना स्टार्ट कर देंगे, रिपेल। इलेक्ट्रॉन क्या करना स्टार्ट कर देंगे बच्चों, रिपेल्ड बाय एनोड, रिपेल्ड बाय एनोड, ठीक है। एंड फोटो करंट विल डिक्रीजेस, एंड फोटो करंट विल डिक्रीजेस। फोटो करंट क्या करना स्टार्ट कर देगा बच्चों, डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। फोटो करंट विल डिक्रीजेस एंड फर्दर if we apply more negative potential on the anode, ठीक है। और नेगेटिव पोटेंशियल क्या कर रहे हैं बच्चों, अप्लाई कर रहे हैं ऑन द एनोड, देन फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीजेस, फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीजेस फर्दर, इतना लिखो बच्चों। फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या करना स्टार्ट कर देगा, फर्दर डिक्रीज कर, क्या कर देगा बच्चों, वो स्टार्ट करना डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। वो कह रहा है इफ यू अप्लाई द नेगेटिव पोटेंशियल, अगर यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करेंगे ऑन द कैथोड विद रिस्पेक्ट टू द एनोड, इलेक्ट्रॉन रिपेल्ड बाय द एनोड,
इलेक्ट्रॉन रिपेल बाय द एनोड, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एनोड की नेगेटिव पोटेंशियल से क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट विल डिक्रीज, ठीक है। फर्दर वी अप्लाई द मोर नेगेटिव पोटेंशियल, और ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करते हैं बच्चों, ठीक है, ठीक है। तो क्या होगा, ऑन द एनोड देन फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीजेस फर्दर, ठीक है। और एक स्टेज ऐसी आएगी बच्चों कि इलेक्ट्रॉन जो है कैथोड से एनोड पे पहुंचेंगे ही नहीं, ठीक है। मैं यहाँ ऊपर लिख दूं इसका, ए स्टेज कम comes when electrons not reaches from cathode to anode, ठीक है। एक ऐसी स्टेज आ जाएगी फर्दर कि आपके पास जब आपने नेगेटिव, फर्दर क्या होगा, वी अप्लाई द नेगेटिव पोटेंशियल ऑन द एनोड, द फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीजेस फर्दर, फिर दोबारा से डिक्रीज होगा। और एक ऐसी स्टेज आ जाएगी बच्चों, एक स्टेज कम व्हेन इलेक्ट्रॉन नॉट रीचेस फ्रॉम कैथोड टू एनोड, इलेक्ट्रॉन जो है कैथोड से एनोड पे नहीं पहुंचेंगे। जब इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड पे नहीं पहुंचेंगे बच्चों, तो वहां पे करंट क्या हो जाएगा आपका, जीरो। देन फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम जीरो, ठीक है। पहले ये लिख लो, फिर ऊपर लिख लेना, नोट कर लो बच्चों। फिर से समझ आया कि अगर मैंने यही कहा है बच्चों, अगर हम यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल लेंगे तो इलेक्ट्रॉन इस नेगेटिव पोटेंशियल रिपेल्ड होगा, रिपल्सन होगा तो जो जिस पॉजिटिव कण अट्रैक्ट होकर वो आगे जा रहे थे वो नहीं जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड बच्चों नहीं जाएंगे तो धीरे धीरे करंट डिक्रीज होने लग जाएगा। और एक स्टेज ऐसी आएगी जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचेंगे नहीं, तो धीरे धीरे करंट क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। तो क्या होगा, वो मिनिमम, उसको क्या बोलेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल, उसे क्या कहेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। एक बार नोट करो जल्दी से। कर लिया नोट बच्चों सबने? तो लिखिए बच्चों, स्टॉपिंग पोटेंशियल की डेफिनेशन, ये तो मैंने आपको समझाया। अब एक लाइन में लिख लीजिए कि स्टॉपिंग पोटेंशियल बेसिकली है क्या। तो क्या लिखोगे, द मिनिमम वैल्यू ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल, द मिनिमम वैल्यू ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल, द मिनिमम वैल्यू ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल on cathode, on anode with respect to cathode where when photoelectric current become zero, photoelectric current become zero is called stopping potential, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल किसे कहेंगे बच्चों, वो नेगेटिव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, एनोड के ऊपर नेगेटिव वो वैल्यू पोटेंशियल की जिसमें बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाए, जीरो। जैसे हमने पहले पॉजिटिव दे रखी थी, फिर धीरे धीरे हमने इसको नेगेटिव पोटेंशियल देना स्टार्ट करा, धीरे धीरे जैसे जैसे नेगेटिव पोटेंशियल लेके देंगे तो एक स्टेज ऐसी आएगी नेगेटिव पोटेंशियल की जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ नहीं पहुंचेंगे और करंट क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो। और उस पोटेंशियल को क्या कहेंगे आप लोग, स्टॉपिंग पोटेंशियल। उस पोटेंशियल को क्या कहेंगे बच्चों, स्टॉपिंग पोटेंशियल। नोट करिए इस पॉइंट को जल्दी से। तो अब इसका कर्व आप बना सकते हो, देखो कर्व बना लेते हैं यहाँ पे। ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट है बच्चों, पीएच जब भी लिखते हो तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट, और यहाँ पे ये एनोड पोटेंशियल, ठीक है। तो क्या हो रहा था बच्चों, देखो पहले जब आप यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल दे रहे हो, पहले जब आप पॉजिटिव पोटेंशियल दे रहे थे तो धीरे 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 करंट इंक्रीज हो रहा था, ठीक है। धीरे धीरे करंट इंक्रीज हो गया, एक स्टेज आगे सैचुरेट हो, ठीक है। ये सैचुरेशन करंट है, ये क्या आपका सैचुरेशन करंट, ठीक है। फिर क्या हुआ, आपने उसको नेगेटिव पोटेंशियल देना स्टार्ट करा, यहां से आपने क्या देना स्टार्ट करा बच्चों, नेगेटिव पोटेंशियल।
ठीक है, तो नेगेटिव पोटेंशियल दोगे बच्चों तो एक वैल्यू ऐसी आएगी आपके पास लगभग, मैं इसको थोड़ा दोबारा से बना देती हूँ, तो उसे बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, या आप एक से ज्यादा कर्व में भी हो सकता है, अभी बताऊंगी क्या, फिलहाल इतना ही ध्यान रखो, फिलहाल इतना ही ध्यान रखो, एक से ज्यादा की बात हो। तो ये जो पोटेंशियल होगी, ये नेगेटिव पोटेंशियल, इसे बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये जो नेगेटिव वैल्यू है पोटेंशियल की, जिसपे करंट कितना हो गया बच्चों, 0 हो गया। पहले करंट पॉजिटिव पोटेंशियल दे रहे थे तो करंट इंक्रीज हो रहा था, फिर सैचुरेट हो रहा था, तो ये क्या उनसे स्टेज आ गई बच्चों, सैचुरेशन। फिर हमने नेगेटिव पोटेंशियल दिया, नेगेटिव पोटेंशियल दिया तो धीरे धीरे करंट ने डिक्रीज करना स्टार्ट कर दिया, और एक स्टेज ऐसी आई, एक पर्टिकुलर वैल्यू आई पोटेंशियल की, जिसपे करंट क्या हो गया, 0, फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया, 0, उसे बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। नोट करिए बच्चों जल्दी से, जल्दी नोट करो। हो गया बच्चों। अब बात करते हैं एक छोटा सा पॉइंट स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए। देखो बच्चों, जब इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां जा रहे हैं, जब आपने नेगेटिव पोटेंशियल दिया तो क्या हो रहा है कि पहले पॉजिटिव पोटेंशियल में अट्रैक्ट होके जा रहा था, ठीक है, एक आपने क्या दिया, इसको नेगेटिव पोटेंशियल दिया, तो नेगेटिव पोटेंशियल दिया बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन को क्या होने लगा, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से रिपेल होने लगा, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से क्या होने लगा बच्चों, रिपेल होने लगा। तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करके आगे जाना चाहता है, क्योंकि उसको एनोड पे जाना है, तो उसको वर्क करना पड़ता है। तो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से रिपेल करेगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, तो वहां पे वर्क होगा, और वो जो वर्क डन होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है बच्चों, इवन तो जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ना बच्चों, क्या होता है, जब नेगेटिव पोटेंशियल देते हो तो जो इलेक्ट्रॉन जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहा है, मान लें कि सारे इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी से तो नहीं मूव कर रहे, मान लें जो इलेक्ट्रॉन जो मैक्सिमम से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहा है, वो भी बच्चों यहां से यहां नहीं पहुंच पाता, वो भी यहां से यहां नहीं पहुंच पाता, तो उस सिचुएशन में करंट क्या हो जाता है, 0, उसे क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोला उसको, मतलब जब आपने नेगेटिव पोटेंशियल इतनी दे दी बच्चों यहाँ पे कि ये जो इलेक्ट्रॉन, मान ले कोई भी इलेक्ट्रॉन, ये मान ले 2 की स्पीड से 3, तो मैक्सिमम स्पीड से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था, वो भी बच्चों यहाँ से यहाँ नहीं पहुंच पाता, ठीक है, क्योंकि वो यहाँ जाना चाहता है, लेकिन यहाँ रिपल्सन हो रहा है, तो वो वर्क डन करेगा बच्चों, ठीक है, तो जो वर्क डन होगा उसकी जो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ नहीं पहुंचेगा, तो रिपेल करेगा तो वापस आएगा, तो उसकी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाती है बच्चों, वर्क डन के अंदर, ठीक है। तो लिखेंगे इस चीज के अंदर, जब इलेक्ट्रॉन कैथोड से किधर जा रहा है बच्चों, एनोड पे, इलेक्ट्रॉन कैथोड से किधर जा रहा है आपका, एनोड पे, जब आपने इसको नेगेटिव पोटेंशियल दे दिया, ठीक है, while moving from, when electron moving from cathode to anode, when electrons moving from cathode to anode, electron work against the electrostatic force, electrons work against the electrostatic force, electron work against the electrostatic force on the, electron works against the electrostatic force, बस इतना ही लिखो, आप ज्यादा मत लिखो, इतना ही लिखो, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है बच्चों, वर्क कर रहा है अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, at stopping potential, electron which is moving with maximum, which is moving fastest भी लिख सकते हो, जो सबसे फास्ट मूव कर रहा था, इलेक्ट्रॉन विच इज मूविंग फास्टेस्ट, ठीक है, और ये भी कह सकते हो जिसके मैक्सिमम, इलेक्ट्रॉन विच इज मूविंग फास्टेस्ट और हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी,
जगह कम बच्चों, ऊपर लिखो, ऊपर ही लिखते हैं, दिखेगा नहीं आप लोगों को ना। इधर लिख लूंगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विच इज मूविंग फास्टेस्ट और हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, cannot reach at the anode and photoelectric current become zero. Photoelectric current become zero. देखो बच्चों, जब आपने नेगेटिव पोटेंशियल दे दी तो इनमें रिपल्सन होने लगा। रिपल्सन होने लगा तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के अगेंस्ट वर्क कर रहा है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या देखा कि जो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम से मैक्सिमम स्पीड से मूव कर रहा था ना नेगेटिव पोटेंशियल देने के बाद, वो भी बच्चों यहां से यहां नहीं पहुंच पाया। और एक स्टेज ऐसी आ गई जब करंट यहाँ पे क्या बन गया बच्चों, जीरो बन गया। एक स्टेज ऐसी आ गई जब यहाँ एनोड पे करंट क्या बन गया, आपके पास इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचा और फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया आपका, जीरो हो गया। तो यहां से एक बार नोट करिए बच्चों जल्दी से। हो गया। तो क्या हुआ बच्चों, जो वर्क डन है ना वो किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रॉन का जो वर्क डन है, इलेक्ट्रॉन जो इसके मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है बच्चों, उसके द्वारा जो वर्क डन होगा, वर्क डन मूव कर रहा था, वो वर्क डन किस में कन्वर्ट हो गया, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी बच्चों, वर्क डन में। भाई वो उसकी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी वो तो इलेक्ट्रॉन के साथ धक्का मुक्की करने में, ऐसे आगे जाने में खर्च होगी सारी, ठीक है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, उसकी वर्क डन में। जब यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल दिया तो बच्चों इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहा, रिपेल कर रहा, तो उसको वर्क डन करना पड़ा। तो वो मैक्सिमम से मैक्सिमम स्पीड से मूव करने वाला इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम स्पीड मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, उसकी पूरी की एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी बच्चों, वर्क डन। और वर्क डन आपने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक में, चार्ज के कारण इसके बराबर होता है चार्ज इंटू पोटेंशियल। क्या कहलाएगा वो, चार्ज इंटू पोटेंशियल। तो यहाँ से एक रिलेशन लिखना, याद रखना कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, चार्ज इंटू पोटेंशियल। ये नोट करो एक पॉइंट जल्दी से, इस रिलेशन को यूज करेंगे कई जगह। तो ये समझ आए मैंने क्यों लिखा, क्योंकि जब आप नेगेटिव पोटेंशियल दोगे तो इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क डन करना पड़ेगा, तो बहुत ज्यादा स्पीड से मूव करने वाला इलेक्ट्रॉन की सारी एनर्जी भी किस में कन्वर्ट हो जाएगी बच्चों, वर्क डन। लेकिन वो यहाँ पहुंचेगा नहीं। तो हम यहाँ से रिलेशन लिख सकते हैं कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, फोटोइलेक्ट्रिक करंट होगा, इस चीज को दूसरे तरीके से समझ सकते हो, इलेक्ट्रॉन वेरी स्पीड से मूव करके, या रिपल्सन होगा तो वो एकदम से मूव कर जाएगा, तो सारे की सारी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी। सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल में। और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का ये फार्मूला आपने पढ़ा था, ए इंटू वी नॉट, चार्ज इंटू पोटेंशियल। नोट करिए जल्दी। अब बात करते हैं बच्चों ग्राफ की डिफरेंट सिचुएशंस में। अब ये थोड़ी समझ आ गई, तो मैंने आपको दो चीजें समझाई यहाँ पे, एक तो सैचुरेशन करंट, एक मैंने क्या बताया बच्चों यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल। सैचुरेशन करंट क्या था बच्चों, जब आप यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल दोगे तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैथोड से कहाँ पहुंच जाएंगे, एनोड। एक स्टेज ऐसी आ जाएगी, उसके बाद इससे इलेक्ट्रॉन्स निकलने कम बंद हो जाएंगे, तो वो मैक्सिमम करंट की सिचुएशन, उसके बाद फर्दर करंट इंक्रीज नहीं होगा, उसे क्या कहते हैं बच्चों, सैचुरेशन करंट। जब आप इसको नेगेटिव पोटेंशियल देते हो तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड पे जाने बंद हो जाते हैं, धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड पे नहीं जाएंगे क्योंकि रिपल्सन होगा, ठीक है। तो वो एक स्टेज होगी पोटेंशियल की, द मिनिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, जहां पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाए, जीरो। द मिनिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल वेयर फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम जीरो, उसे क्या कहेंगे बच्चों, स्टॉपिंग पोटेंशियल। उसे क्या कहेंगे आप लोग, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। तो और एक फिर मैंने बताया कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहा है बच्चों तो रिपल्सन हो रहा है, तो ये देखा कि जो बहुत ज्यादा स्पीड से जिस इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम एनर्जी थी वो भी कैथोड से एनोड पे नहीं पहुंच रहा, और उसको सारा का सारी जो एनर्जी थी उसकी वो वर्क डन में लग गई, इनके साथ रिपेल करने में, धक्का मुक्की करने में खर्च होगी। तो उस सिचुएशन में हमें एक रिलेशन देखा कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है बच्चों वो किसके बराबर हो जाएगी, चार्ज इंटू पोटेंशियल, ठीक है। अब देखो बच्चों हम डिफरेंट सिचुएशन में ग्राफ की बात करते हैं। तो अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल, ठीक है। अब बनाते हैं बच्चों ग्राफ। अब आपको ये मेन पॉइंट ध्यान रखना है कि आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट, और ये बात करी आपने पोटेंशियल की,
एनोड पोटेंशियल, एनोड पोटेंशियल। ठीक है, तो क्या हुआ बच्चों यहाँ से, तो धीरे धीरे आपने देखा कि यहाँ से करंट आप बढ़ा रहे हो, पहले सैचुरेशन करंट हुआ, फिर आपने क्या करा, जब उसको नेगेटिव पोटेंशियल दी, इसको बोलेंगे बच्चों स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोलेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, अब एक ग्राफ और देखो बच्चों, यहां से आपके पास ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट है और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये आपकी पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल पोटेंशियल। ठीक है, तो आपने यहाँ पे डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशंस लगा दी, डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशंस लगा दी आपने। ये I3 इंटेंसिटी थी, ये I2 थी, ये I1 थी, लेकिन इन सबके स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, इन सबके स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, सेम। मतलब आपने क्या करा बच्चों, ये बल्ब लगाया मान लिया 100 वोल्ट का, ये बल्ब लगा रखा आपने 200 वोल्ट का। ठीक है, ये बल्ब लगा रखा आपने 100 वोल्ट का। ठीक है, ये बल्ब लगाया आपने मान लिया 50 वोल्ट का। ठीक है, तो ये आपने 50 वोल्ट का, 100 वोल्ट के बल्ब थे, तो अलग अलग इंटेंसिटी होगी ना, एक 200 वोल्ट से बल्ब आ रहा है, एक आपके पास रेडिएशन आ रही है, एक आपके पास 100 वोल्ट से, एक 50 वोल्ट से, तो इसके नंबर ऑफ फोटॉन्स कम होंगे 50 वोल्ट वाले में, तो करंट भी कम बढ़ेगा बच्चों, एक मैक्सिमम स्टेज तक बढ़ के रुक जाएगा। इसमें 100 बढ़ा है तो और थोड़ा करंट बढ़ेगा, 200 वोल्ट का बल्ब कर दिया तो और करंट, लेकिन सब सेम है बच्चों। यहाँ पे इनकी सारे मान ली सारे ब्लू है तो ब्लू की लाइट है, जैसे तुमने ब्लू लाइट डाली तो सारे ब्लू है, येलो डालोगे तो सारे येलो ही है। इंटेंसिटी का मतलब क्या बच्चों, यहाँ पे इंटेंसिटी मतलब बच्चों कलर चेंज नहीं हो रहा, कलर चेंज नहीं हो रहा। यहाँ पे येलो डाल रहे हैं तो सारे येलो लाइट के बल्ब है, ब्लू डाल रहे हैं तो सारे के सारे बल्ब ब्लू के ही है, रेड है तो सारे के सारे बल्ब रेड कलर की है, मतलब कलर चेंज नहीं कर रही, कि वो अलग कंसेप्ट आएगा अभी। ठीक है, तो यहाँ पे देखा कि यहाँ पे इंटेंसिटी I3 ज्यादा होगी I2 से, ज्यादा होगी I1 से, तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है बच्चों इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन पे डिपेंड नहीं करती। हालांकि फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन पे डिपेंड करता है वो तो डिपेंड कर ही रहा है। सैचुरेशन करंट देखो हर एक केस में अलग अलग है, इस केस में 200 वाट के बल्ब में सैचुरेशन करंट ज्यादा है। ठीक है, लेकिन क्या कंक्लूजन निकला कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, एक बार नोट करो ग्राफ, फिर मैं पहुंच जाती हूँ, जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे लिखो बच्चों, ये बना लिया ना ग्राफ सबने, यहाँ पे लिख लीजिए स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड्स ऑन द intensity of light radiation, intensity of light radiation, light radiation। स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है बच्चों इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन पे डिपेंड नहीं करते। ठीक है, क्यों नहीं करती अभी बात कर लेते हैं। जैसे आपने क्या कहा बच्चों, जब आप इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन यहाँ पे बढ़ाओगे, आपने 100 वोल्ट से 200 वोल्ट का बल्ब कर दिया। ठीक है, ऑन इंक्रीजिंग द, नोट डाल के लिख लो, ये मैंने पहले भी लिखवा चुकी हूँ वैसे मैं आपको, ये on increasing the intensity of light radiation, intensity of light radiation, लाइट रेडिएशंस की इंटेंसिटी क्या करोगे बच्चों, इंक्रीज करोगे, देन नंबर ऑफ फोटोन, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड increases, but energy of each photon, हर एक फोटोन की एनर्जी क्या रहेगी बच्चों, क्या था बच्चों, on increasing the intensity of light radiation number of photon increases, ऐसे लिखो बच्चों, number of photon increases, number of photon increases due to which number of ejected electron ejected increases। ठीक है,
ejected electron increases but energy of each photon remains same। तो क्या, ये बात मैं कई बार बता चुकी हूँ बच्चों आपको। जैसे आपने एक बल्ब लगाया 50 वोल्ट का, एक बल्ब लगाया आपने बच्चों 100 वोल्ट का, ठीक है। इससे जो फोटोन निकलेगा उसकी भी एनर्जी वही रहेगी, इससे जो फोटोन निकलेगा उसकी भी एनर्जी वही रहेगी। हाँ, ये हो सकता है इसके अंदर नंबर ऑफ फोटोन्स ज्यादा हो। तो देखो, जब 100 से 200 वोल्ट का बल्ब आप कर दोगे तो नंबर ऑफ फोटोन इधर फॉल होंगे ज्यादा। पहले 100 वोल्ट का बल्ब गिर रहा था तो 100 फोटोन गिर रहे थे मान लिया। अब 200 वोल्ट का बल्ब है तो मान लिया 200 फोटोन गिरेंगे, 200 फोटोन गिरेंगे तो और 200 इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ जाते हैं बच्चों, ठीक है। लेकिन आपके पास फोटोन बढ़ने से इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ जाएंगे, लेकिन हर एक फोटोन की एनर्जी क्या रहेगी, सेम रहेगी। हर एक फोटोन की एनर्जी वहां पे क्या रहेगी बच्चों, सेम। हर एक फोटोन की एनर्जी में वहां पे कोई चेंजेस वहां पे नहीं होंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? एक बार नोट करो जल्दी से। और जब हर एक फोटोन की एनर्जी बच्चों चेंज नहीं हो रही तो इट मींस आपके पास जो फोटोन है, हर एक फोटोन की एनर्जी चेंज नहीं हो रही, फोटोन की एनर्जी चेंज नहीं हो रही, इट मींस जो पोटेंशियल है, जो आपकी स्टॉपिंग पोटेंशियल है बच्चों, वो डिपेंड नहीं करती किसके ऊपर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन पे डिपेंड नहीं करे, क्योंकि यहाँ पे हर एक फोटोन की एनर्जी चेंज नहीं हो रही। मेरी बात समझने की कोशिश करो। देखो, मान ले पहले एक फोटोन आया, चार इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी थी, तो एक फोटोन 4 इलेक्ट्रॉन की वोल्ट की एनर्जी से एक इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, दूसरा फोटोन भी 4 इलेक्ट्रॉन की वोल्ट की एनर्जी से निकालेगा। बस नंबर ऑफ फोटोन बढ़ने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, लेकिन इलेक्ट्रॉन की स्पीड में वहां पे कोई चेंज नहीं आया, जिससे मैं ये कहूं कि यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल में कोई चेंज आएगा। मेरी बात समझे बच्चों? मैंने कहा इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, ध्यान से समझो कि मैंने 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर दिया, तो पहले मान लो यहाँ पे 50 इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे। जब आपने 100 से 200 वोल्ट करा तो यहाँ पे 100 इलेक्ट्रॉन ने मूव करना शुरू कर दिया, लेकिन पहले जो 50 इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे वो 100 इलेक्ट्रॉन भी तो उसी स्पीड से मूव कर रहे हैं ना, उनकी स्पीड में तो कोई चेंज नहीं आया ना। कि वो स्पीड में चेंज आएगा तभी तो नेगेटिव के साथ जो रिपल्सन होता है उसमें चेंजेस आता। अगर यहाँ स्पीड चेंज हो जाती इलेक्ट्रॉन्स की तो मैं कहती कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाती तो स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होती है वहां पे बच्चों, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, काइनेटिक एनर्जी के। मैक्सिमम स्टॉपिंग पोटेंशियल जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, काइनेटिक एनर्जी। नहीं आई बात सर? फिर से देखो, एक बार नहीं आई, फिर से देखिए। मैंने कहा बच्चों कि आपने इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब बस सिर्फ इतना ऐसा है बच्चों कि आपने 100 से 200 वोल्ट का बल्ब कर दिया, ठीक है। 100 से 200 वोल्ट का बल्ब करने से सिर्फ नंबर ऑफ फोटोन बढ़ गए। 100 वोल्ट से मान ले 100 ही फोटोन आ रहे थे, 200 वोल्ट से फोटोन कितने आएंगे, 200। तो 200, अब पहले 100 फोटोन 100 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे, अब 200 फोटोन 200 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, पर वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन सेम स्पीड से तो मूव कर रहे हैं, उनकी स्पीड में कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि हर एक फोटोन की एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। कि मैंने कहा 50 वोल्ट से जो फोटोन निकलेगा उसकी भी एनर्जी वही रहेगी, 100 वोल्ट से जो फोटोन निकलेगा उसकी भी एनर्जी तो वही रहेगी, सिर्फ नंबर ऑफ फोटोन ही तो बढ़ गए, ठीक है। तो उसकी एनर्जी में एनर्जी ऑफ ईच फोटोन क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो एनर्जी ऑफ ईच फोटोन सेम है तो बच्चों यहाँ इलेक्ट्रॉन की स्पीड में कोई चेंज नहीं आया, इलेक्ट्रॉन की स्पीड में कोई चेंज नहीं आया, तो मतलब काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया। काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी के, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो उसी एनर्जी से यहाँ पहुंचना चाहता है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल में वहां पे कोई चेंजमेंट नहीं होगा। नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये बात मैंने लिखी बच्चों, स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन। यहां से लिखो हैंस, यहां से लिख लो हैंस, हैंस। उसके बाद ये लाइन सबसे पहले ये लिखो, ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन, ये सब लिख के फिर यहां से लिखो हैंस, स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन। ये बात ध्यान देखो, फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड करता है, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्यों करता है बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक जितने ज्यादा फोटोन इधर से उधर जाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटोन इधर से इधर ज्यादा बढ़ जाएंगे, तो नंबर ऑफ फोटोन बढ़ने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने से करंट बढ़ गया। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन पे डिपेंड करेगा, लेकिन जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन पे बच्चों डिपेंड नहीं करेगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ आ गया होगा? नोट करिए जल्दी से, ठीक है। इसीलिए जो मैंने कर्व बनाया, मैं एक बार कर्व यहां बना दूं, देखो
इसीलिए जो मैंने अभी कर्व बनाया था आपका, देखो अब वो कर्व आपको और अच्छे समझ आए। यहाँ पे क्या बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक करंट या स्टॉपिंग पोटेंशियल, पोटेंशियल है एनोड पोटेंशियल, ठीक है। तो देखो पहले आपने इनिशियली कर्व ये आती है, तो मैंने यहां से समझाया आपको, ये I3 करंट था, ये I2 था, ये I1। मैंने कहा ये मान लिया 200 वोल्ट का बल्ब है, ये 100 वोल्ट का बल्ब है, ये 50 वोल्ट का बल्ब है, ठीक है। तो अलग अलग फोटोन में सैचुरेशन करंट तो इफेक्ट पड़ेगा, करंट तो चेंज होगा, लेकिन सबके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या रहेगी, सेम। क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन तो उतनी स्पीड से मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन की स्पीड में कोई चेंज नहीं है ना, इलेक्ट्रॉन की स्पीड में कोई चेंज नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हुई, इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं होगी बच्चों। तो इन सब के इसलिए क्या कहा, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन पे डिपेंड नहीं करती, नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी लिख लो यहाँ पे, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, ठीक है। तो इंटेंसिटी के कारण स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इंटेंसिटी के कारण स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये कर्व आ जाएगी, डिफरेंट डिफरेंट बल्ब के लिए डिफरेंट। अब बात करते हैं बच्चों इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, लिख लिया, नोट कर लिया सभी ने बच्चों। थोड़ा वीडियो लेक्चर लंबा हो गया बच्चों, बट कंसेप्ट पूरा तभी समझ आएगा कंटिन्यू जब पढ़ाऊंगी, ठीक है। अगर अगले वीडियो लेक्चर में डालूंगी तो बच्चों कंसेप्ट चेंज हो जाए, आपको चेंज नहीं होगा, मतलब थोड़ा सा कोरिलेशन चेंज हो जाएगी। तो इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हो बच्चों, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी चेंज करने का मतलब बच्चों कलर चेंज कर देना, हर एक लाइट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मींस बच्चों देखो यहाँ पे लिख लो आप अपनी नॉलेज के लिए, फ्रीक्वेंसी मींस फ्रीक्वेंसी चेंज, फ्रीक्वेंसी चेंज मींस कलर चेंज, कलर क्या हो गया, चेंज हो गया। लाइट रेडिएशन का कलर क्या हो गया, चेंज। जैसे मैं कहूं बच्चों, अब आपने क्या करा कि ये एक बल्ब लिया, ठीक है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। तो अब की बार ये एक बल्ब था बच्चों, ये भी 100 वोल्ट का बल्ब था, ये भी 100 वोल्ट का बल्ब है, और ये भी 100 वोल्ट का बल्ब है, ठीक है। लेकिन ये कलर चेंज कर दिया वो आपने, इंटेंसिटी मान 100 वोल्ट का होगा तो बच्चों सबकी ये भी सेम रहेगी ना, लेकिन 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 देखो ये 100 वोल्ट का बल्ब भी लगा रखा था, ठीक है। पहले आपने 100 वोल्ट का कौन सा बल्ब लगाया, 100 वोल्ट का बल्ब लगाया, किसके लिए, ये क्या बता रहा, देखो ये 100 वोल्ट का बल्ब आपका रेड कलर का, ठीक है, रेड कलर की फ्रीक्वेंसी कम होगी, वायलेट का है, ठीक है। ये मान लिया 100 वोल्ट का बल्ब आपका ब्लू कलर का, ये 100 वोल्ट का बल्ब आपका रेड कलर का, ठीक है। रेड कलर की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी। तो देखो बच्चों इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, अलग अलग कलर का फ्रीक्वेंसी चेंज, देखो फ्रीक्वेंसी चेंज कर दिया वहां बल्ब, पहले देखो सारे बल्ब एक कलर के लगा रखे थे, अब आपने फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी, एक बल्ब वायलेट का, एक ब्लू का, एक रेड का, ठीक है। तो आपके पास फ्रीक्वेंसी चेंज होने से स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो जाएगी बच्चों, चेंज हो जाएगी। क्योंकि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है आपकी वो किस पे डिपेंड करती है, आपकी फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करती है। स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करेगी किसके ऊपर बच्चों, फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्या करेगी, वो डिपेंड करेगी। तो यहाँ से क्या समझ आया बच्चों कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी, लेकिन इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन पे डिपेंड नहीं करती। देखो कैसे, देखो अब आपने ये रिलेशन पढ़ा है, अब देखो ये मैटर्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ रहे हैं आप लोग। जैसे मान लीजिए फोटोन गिरा बच्चों, एक फोटोन की एनर्जी क्या होती है, एच न्यू, एक फोटोन की एनर्जी क्या होगी बच्चों, एच न्यू या एच एफ कह दो, ठीक है। उसमें यहाँ पे कोई एनर्जी का लॉस नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन जितनी एनर्जी से गिरा मान लिया उतनी मैक्सिमम स्पीड से बाहर आ गया, तो फोटोन इलेक्ट्रॉन जो बाहर आया बच्चों, ये अजम्पशन है उस सिचुएशन की, अजम्पशन बताऊंगी अभी ऐसे डिटेल में आगे आइंस्टीन इक्वेशन में, कि ये एच न्यू फोटोन एनर्जी का इलेक्ट्रॉन गिरा, तो इलेक्ट्रॉन इतनी स्पीड से मैक्सिमम स्पीड से बाहर आएगा, एच एफ फ्रीक्वेंसी से क्या आ जाएगा, वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास मान लिया आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो वर्क फंक्शन में खर्च हो गया, तो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फ्रीक्वेंसी से क्या आ जाएगा, वो बाहर आ जाएगा, एनर्जी से क्या आएगा, बाहर आएगा। तो जो इसकी स्पीड है बच्चों उसको क्या लिख सकते हो, एच एफ फ्रीक्वेंसी के बराबर लिख सकते हो।
और आपको पता है कि जो फ्रीक्वेंसी वो ईवी नॉट के भी बराबर, भाई एक फोटोन गिरा, इस फोटोन की एनर्जी क्या HF है, तो कुछ फ्रीक्वेंसी तो वर्क फंक्शन की फॉर्म में खर्च हो, कुछ बची वो HF डैश बाहर आ गई, तो फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में मैं उस रिलेशन को लिख सकती हूँ। तो मैं क्या कह सकती हूँ, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आल्सो इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी HF। तो मैक्सिमम यहाँ से क्या कह सकती हूँ मैं, K मैक्सिमम बराबर है HF के बराबर है ईवी नॉट के। तो मतलब जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है बच्चों वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फ्रीक्वेंसी। अभी आइंस्टीन इक्वेशन में आएंगे तो वहां पे डिटेल में डिस्कस करेंगे इसके बारे में, पूरी डिटेल में समझाऊंगी मैं, ठीक है। देखो क्या होता है, थोड़ा दूसरे तरीके से समझाती हूँ कि आपके पास ये मेटल सरफेस है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन्स गिरे बच्चों, एक ही बार में पूरा कंसेप्ट समझाना पड़ेगा इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, ठीक है। देखना है को, देखो ये फोटोन गिरा बच्चों, ठीक है। फोटोन की एनर्जी मान लिया आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, कितनी थी बच्चों, तो कुछ देखो अब हर एक फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा, हर एक फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा जब तक उसकी एनर्जी, इलेक्ट्रॉन जो फोटोन है उसकी एनर्जी फोटो वर्क फंक्शन से ज्यादा नहीं होगी, जब तक उस एनर्जी जो है फोटोन की उस वर्क फंक्शन से ज्यादा होगी। जैसे तुम किसी पेड़ को उखाड़ना चाह रहे हो तो तुम्हारी एनर्जी उस पेड़ को उखाड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, 200 जूल एनर्जी चाहिए, और तुम्हारी एनर्जी मान ले 195, तुम उस पेड़ को नहीं उखाड़ सकते। अगर तुम्हारी एनर्जी 200 जूल होगी तो तुम हला सकते हो, 200 से ज्यादा होगी तुम उसको बाहर निकाल दोगे, उस पेड़ को क्या निकाल सकते हो बच्चों, बाहर निकाल सकते हो, प्रोबेबिलिटी है कि निकाल सकते हो, कोई जरूर नहीं निकाल पाओगे, प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो अगर एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा होगी तो प्रोबेबिलिटी है कि ये इलेक्ट्रोमेटल सरफेस से बाहर निकल जाएगा। तो जो फोटोन गिरा उसकी एनर्जी h न्यू थी बच्चों, ये h न्यू थी ना आपके पास, तो मान लिया 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट खर्च हो गई, कितनी बची 6, तो जो ये इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम स्पीड से, कोई कोलिजन लॉस नहीं हुआ, कोई किसी तरीके का अदर लॉस नहीं है, तो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन क्या आ गया, बाहर आ गया, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकती हूँ कि जो बाहर आएगा उसकी एनर्जी h न्यू की फॉर्म में ही होगी, ठीक है, वो कुछ खर्च होगी लेकिन है तो h न्यू की फॉर्म में ही ना। तो मैं इस क्या कह सकती हूँ, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन आएगा उसकी एनर्जी क्या होगी, HF या h न्यू बराबर, और ये रिलेशन भी पढ़ा है कि मैक्सिमम काइनेटिक स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए। तो मैं यहाँ से कह सकती हूँ कि स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे। बाकी आप दोस्तों लॉजिकली समझाती हूँ, रुको अभी समझ नहीं आया, मैथमेटिकली इस रिलेशन को डायरेक्ट याद रखो, अभी कल के लेक्चर में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी थोड़ा लॉजिकली समझो, क्या मतलब बच्चों, लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या कहता है बच्चों आपको, जब आपने फोटॉन्स को डाला, ठीक है, अब आपने पहले ये 100 वोल्ट का बल्ब डाला हुआ था, कौन सा, मान लिया वायलेट था, ठीक है, तो वायलेट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी बच्चों, वायलेट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, वायलेट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो स्पीड ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा मतलब एनर्जी ज्यादा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा मतलब HF, तो फोटोन की एनर्जी ज्यादा, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, वायलेट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो वायलेट का जो फोटोन होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, वो मैक्सिमम स्पीड से मूव करेगा बच्चों। फिर मान लो तुमने कौन सा बल्ब लिया, 100 वोल्ट का ही बल्ब है लेकिन वो ब्लू कलर का है, उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम है वायलेट से, तो वो वायलेट से ये इलेक्ट्रॉन मान लिया किससे निकला था, वायलेट से, ये इलेक्ट्रॉन किससे निकला, ब्लू से, ये इलेक्ट्रॉन निकला रेड से, तो सबसे ज्यादा स्पीड किसकी होगी बच्चों, एक टाइम पे तुमने 3 बल्ब लगाए, एक टाइम पे तुमने 3 बल्ब लगाए, ठीक है, वायलेट रेड और ब्लू, ठीक है। तो वायलेट से जो वायलेट के कारण जो वायलेट के फोटोन के कारण जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो फोटोन की एनर्जी ज्यादा, फोटोन की एनर्जी ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन जो उसके कारण मूव करेगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, वो मैक्सिमम स्पीड से मूव करेगा बच्चों, रेड वाला कम स्पीड से मूव करेगा, तो ये ज्यादा स्पीड से मूव करेगा, तो इसके लिए यहाँ पे वायलेट के कारण यहाँ पे जो नेगेटिव पोटेंशियल देनी पड़ेगी वो ज्यादा देनी पड़ेगी, वायलेट के कारण यहाँ पे स्पीड बहुत ज्यादा है उसकी, वायलेट वाले की, तो यहाँ पे जो नेगेटिव पोटेंशियल देंगे उसको स्टॉप करने के लिए वो थोड़ी ज्यादा देनी पड़ेगी, रेड के लिए थोड़ी कम, ब्लू के लिए थोड़ी ज्यादा, ठीक है, वायलेट से कम होगी। तो इसलिए क्या पता लगा कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो डिपेंड करता है किस पे बच्चों, फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी चेंज मतलब कलर चेंज, कलर चेंज का मतलब बच्चों रेड ब्लू वायलेट, ठीक है, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा, -V01 -V02 -V03 कह सकते हो, ये वायलेट के लिए, ये आपका ब्लू के लिए, ये आपका रेड के लिए, ऐसे कह सकते हो, ठीक है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है बच्चों फ्रीक्वेंसी पे क्या करती है, डिपेंड करती है, ठीक है। नोट करिए इस पॉइंट को जल्दी से, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है यहाँ पे कि स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी। ये तो मैंने आपको सब समझाने के लिए बच्चों ये पूरी डिस्कस करा, ये -V01 -V02 -V03, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए बच्चों स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी, डिपेंड्स
अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रेडिएशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रेडिएशन पे क्या करता है बच्चों, डिपेंड। नोट करिए जल्दी से। ठीक है, अब एक छोटी सी बात और करेंगे बच्चों, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। बस फिर आपका लेक्चर खत्म करते हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है बच्चों, अब इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों हर एक फ्रीक्वेंसी पे बाहर नहीं आ सकता। इलेक्ट्रॉन जो है आपका हर एक फ्रीक्वेंसी पे बाहर नहीं आ सकता। ठीक है, तो बात करते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों यहाँ पे, थ्रेशोल्ड। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है बच्चों, कि जब हम मेटल सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स को डाल रहे हैं, रेडिएशन डाल रहे हैं। ठीक है, अब मान लिया बच्चों ये इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी 2 जूल एनर्जी चाहिए, और जो फोटोन आया उसकी एनर्जी 1 जूल है। तो क्या ये फोटोन इस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर पाएगा, नहीं ना बच्चों, नहीं कर पाएगा। हाँ, अगर मैं ये कहूँ इसकी एनर्जी 2 जूल होगी या इस फोटोन की एनर्जी 3 जूल होगी, तो वो इस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर दे। इसे बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो क्या लिखेंगे, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी of incident radiation, of incident radiation which eject the electron from the metal surface is called threshold frequency. उसे क्या कहेंगे बच्चों, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये भी कह सकते हैं द मिनिमम फ्रीक्वेंसी विच कैन, इसको और लिख लो दूसरी लैंग्वेज में, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी विच कैन cause the photoelectric effect, cause the minimum frequency of light radiation, the minimum frequency of light radiation which can cause the photoelectric effect, ठीक है, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी बच्चों जिस पे इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं। तो हर एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एक मिनिमम एनर्जी चाहिए, मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए। फ्रीक्वेंसी मतलब बच्चों एनर्जी। ठीक है, एनर्जी क्या होती है, एच न्यू। अरे एनर्जी क्या होती है, एच। तो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी एनर्जी। तो वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसपे इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर है। मैंने एग्जांपल दिया कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन या फोटोन जो आ रहा है, मान लो उसकी एनर्जी 1 जूल है और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, 2 जूल। तो वो उसको बाहर नहीं निकाल सकता, तो इसके लिए मिनिमम कितनी चाहिए बच्चों, 2 जूल। मिनिमम एनर्जी कितनी चाहिए, 2 जूल। तभी ये इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर आ सकता है, आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो वो मिनिमम वैल्यू जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है का जूल, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर आता है उसे बोलते हैं बच्चों थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो मैं यहाँ से ये कह सकती हूँ बच्चों कि ये जो एनर्जी है, तो मैंने ये 2 जूल क्या बता रहा है, उसका वर्क फंक्शन की डेफिनेशन ये थी कि मिनिमम एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। ठीक है, तो मैं यहाँ कह सकती हूँ कि E मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5, कि जो एनर्जी होगी लाइट रेडिएशंस की वो आपके पास मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5। एनर्जी क्या होती है, HF ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो मिनिमम क्या हो सकती है बच्चों, HF बराबर 5। ठीक है, तो यहाँ से मैं फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कह सकती हूँ 5/h। ठीक है, जनरली इसको F नोट से लिखते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किससे लिखते हैं, F नोट। तो मैं ये कह सकती हूँ कि 5 की वैल्यू क्या होगी, HF नोट। F नोट क्या है बच्चों, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो वो
मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसपे बच्चों इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर आता है उसे कहेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसीलिए देखो जो मैंने कर्व बनाया, अभी आपको ये बात समझ आएगी, इसीलिए जो मैंने कर्व बनाया फ्रीक्वेंट फ्रीक्वेंसी और पोटेंशियल का, तो मैंने क्या कहा बच्चों कि ये करंट बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, फिर सैचुरेट हो गया। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ ओरिजिन से नहीं लिया, ओरिजिन से मैंने इस करंट को नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि एक मिनिमम वैल्यू होगी, हर एक फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा, वो एक मिनिमम वैल्यू होगी एनर्जी की जिसमें करंट इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करना स्टार्ट करेगा, तो वहां से करंट बढ़ना आपका स्टार्ट। ठीक है, और फिर इसको पीछे बढ़ाते हैं तो ये बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। नोट करिए बच्चों जल्दी से, कर लीजिए जल्दी नोट बच्चों। अब एक ग्राफ और देख लीजिए, ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी के बीच में। ठीक है, जल्दी नोट कर लो इसको, कर लिया नोट? ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी। ये भी कई बार पूछ लेगा आपको, ऐसे ग्राफ दे देगा और पूछ लेगा कि बताइए किस मेटल का वर्क फंक्शन ज्यादा है, किस मेटल का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। जैसे आपके पास ये देखिए, ये कर्व लिख लो, कर्व बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी। अभी मैंने बताया कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? पोटेंशियल, और यहाँ पे क्या बच्चों? फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो हर एक फ्रीक्वेंसी पे तो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे एमिट होगा, तो ये कर्व आएगा। ठीक है, तो अब आपको एग्जाम में ऐसे दे देता दो मेटल, एक मेटल ये दे देगा, एक मेटल ये दे देगा, ये मेटल ए है ये बी है। एग्जाम में पूछेगा बताइए किसका वर्क फंक्शन ज्यादा है। ठीक है, देखो इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ये होगी, इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ये होगी, तो इसकी ज्यादा है, तो वर्क फंक्शन का फॉर्मूला क्या था? HF0, मतलब वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसपे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसपे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है। तो जिसके F0 ज्यादा होगी बच्चों उसका वर्क फंक्शन क्या होगा? ज्यादा। तो यहाँ से कहेंगे कि वर्क फंक्शन ऑफ बी ज्यादा है किससे बच्चों? ए से। बाकी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। तो आज मैंने क्या पढ़ाया आपको एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देती हूँ, ये नोट कर लो जल्दी से 2 मिनट में। हो गया बच्चों नोट? हो गया। तो आज हमने क्या पढ़ा बच्चों? आज हमने पढ़ा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो आपको मेनली याद रखना है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बच्चों वो है जब फोटोन्स लाइट रेडिएशन मेटल सरफेस पे गिरते तो इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर आता, तो वो मिनिमम वैल्यू जिसपे इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर आता है उसे बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं उसको? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। फिर हमने बच्चों वेरिएशन देखा करंट के साथ कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन बढ़ा दोगे तो आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब 100 वोल्ट से 200 वोल्ट का बल्ब कर दिया, तो 100 वोल्ट से 200 वोल्ट का बल्ब करने का मतलब बच्चों नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ा दिए। नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ा दिए इट मींस करंट बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे तो करंट क्या होगा? इंक्रीज। फिर हमने पढ़ा बच्चों पोटेंशियल, तो वहां पे आपने बात करी सैचुरेशन करंट। तो सैचुरेशन जो करंट है बच्चों वो वैल्यू है जिसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैथोड से कहां पहुंच जाते हैं? एनोड पे पहुंच जाते हैं। उसके बाद करंट का बढ़ना कम, करंट नहीं बढ़ता, उसे बोलते हैं सैचुरेशन करंट। फिर हमने बात करी स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल बच्चों हम यहाँ पे जब नेगेटिव पोटेंशियल देंगे तो आपके पास इलेक्ट्रॉन या कैथोड से एनोड पे नहीं जाएंगे, तो वो मिनिमम वैल्यू जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है कैथोड से एनोड पे नहीं पहुंचे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट 0 हो जाए, उसे क्या कहेंगे आप लोग? स्टॉपिंग पोटेंशियल। उसे क्या कहेंगे? स्टॉपिंग पोटेंशियल। जो पोटेंशियल है बच्चों वो डिपेंड करती है किस पे? फ्रीक्वेंसी के ऊपर। स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है। जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है बच्चों, जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में कर्व आता है, तो उसमें हमने देखा बच्चों कि जो आपके पास स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो आपके पास अगर इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करते, ये I3, ये I2, ये I1, जैसे ये 100 वोल्ट का, ये 200 वोल्ट, ये आपके 50 वोल्ट का, ये आपका 20 वोल्ट का। ठीक है, तो आपके पास जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है -V0 वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन पे डिपेंड नहीं करते, क्योंकि सिर्फ इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ रहे हैं, हर एक फोटोन की एनर्जी नहीं बढ़ रही। ठीक है, फोटोन की एनर्जी कब बढ़ेगी? क्योंकि फोटोन की एनर्जी डिपेंड करती है बच्चों फ्रीक्वेंसी पे। जो फ्रीक्वेंसी चेंज करोगे तो फोटोन की एनर्जी चेंज होगी। ठीक है, तो यहीं से हमने एक कर्व पढ़ा यहाँ पे आपके पास कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है आपके पास फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या देखा
कि आपने यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कर्व्स की बात करी कि रेड, ब्लू और व्हाइट। सैचुरेशन करंट तो डिपेंड सबके लिए, फोटोन तो इलेक्ट्रॉन तो उतने ही निकालेंगे। 100 वोल्ट का बल्ब है तो 100 ही इलेक्ट्रॉन निकालेगा, तो सैचुरेशन करंट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगी वो हर एक केस में अलग अलग होगी, क्योंकि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है बच्चों वो डिपेंड करती है किस पे, फ्रीक्वेंसी पे। लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन पे डिपेंड नहीं करती। स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है फ्रीक्वेंसी पे क्या करती है, डिपेंड करती है। ठीक है बच्चों, ये आज हमने कुछ कंसेप्ट पढ़ा। कल और भी आगे इसी को डिस्कस करेंगे आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। थोड़ा वीडियो लेक्चर लंबा हो गया बच्चों, क्योंकि पूरा कंसेप्ट एक बार में समझाना था, आप एक बार में ही देखना। ओके बच्चों।